नमस्कार, दोपहर की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे भीलवाड़ा से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां पर एसीबी का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। 2 घंटे तक आपको बता दें कि जहाजपुर थाने में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। दर्ज प्रकरण की जांच करने के लिए पहुंची थी एसीबी की टीम। सर्च ऑपरेशन पूरा करके एसीबी की टीम अब बजरी ट्रैक्टर चालकों से घूस मांगने को लेकर ये पूरा सर्च ऑपरेशन चला। एसीबी की टीम अब रवाना हो गई है। अपने दर्शकों को बता दें कि एसीबी का जो सर्च ऑपरेशन है करीब 2 घंटे तक चला है। जहाजपुर थाने में ये सर्च ऑपरेशन चलाया गया। दर्ज प्रकरण की जांच करने के लिए पहुंची थी एसीबी की टीम। पूरा करके इस सर्च ऑपरेशन को एसीबी की टीम वापस निकली। और आपको बता दें कि पूरा जो मामला है बजरी ट्रैक्टर चालकों से घूस मांगने का है और इसी को लेकर 2 घंटे तक जांच पड़ताल की गई। संज्ञान था वो करने के बाद हम यार सर ये जो भी शिकायतें करते लोग ये शिकायत थी या कार्रवाई थी? कार्रवाई की शिकायत। ये प्रकरण दर्ज हुआ था 71/2023 एसीबी का एक प्रकरण है। तो एसीबी के प्रकरण दर्ज होने के बाद मुझे आईओ नॉमिनेट किया था और इसी के अनुक्रम में मैं आज यहाँ पर आवश्यक अनुसंधान प्रकरण के बारे में बताएंगे सर थोड़ा विस्तार से। प्रकरण के बारे में अभी आपसे विस्तार से लेकर राहुल कौशिक भीलवाड़ा से हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। राहुल, 2 घंटे का सर्च ऑपरेशन चला है, क्या कुछ हासिल हुआ एसीबी की टीम को? जी बिल्कुल, ये एक प्रकरण दर्ज हुआ था एसीबी में। कैलाश है, उन्होंने प्रकरण दर्ज कराया था। उन्होंने शिकायत दी थी कि उनके जो 4 ट्रैक्टर हैं बजरी पे चलते हैं, उनको उनकी रॉयल्टी भी काटी जाती है, जैसे कैलाश ने बताया। तो उन्होंने कहा कि उसके लगातार उन ट्रैक्टरों को रोका जाता था, रिश्वत मांगी जाती थी, पैसे की डिमांड की जाती थी। कैलाश ने उनके जो सीआई हैं गुलीचंद जी, उनके परिजनों को पैसा भी पहुंचाया था, पर लगातार मांग बढ़ती जा रही थी। इसको देखते हुए कैलाश ने एसीबी में ये प्रकरण दर्ज करवाया था। उसके बाद आज ब्रजराज चारण है जो एडिशनल एसपी है एसीबी के, वो जहाजपुर पहुंचे। थाने का भी सर्च ऑपरेशन किया गया, ऑफिस का भी सर्च ऑपरेशन किया गया, उनके आवास का भी सर्च ऑपरेशन किया गया। सबसे बड़ी बात यार, जब सर्च ऑपरेशन चालू हुआ तो कहीं ना कहीं आसपास का जो पुलिस थाना था, जो सिपाही थे, उनमें एक दहशत फैल गई। अचानक ये सर्च ऑपरेशन हुआ। उसके बाद वहाँ पे जब लोग मीडिया ने वहाँ पे उनसे बात करने की कोशिश की तो एसीबी कहीं ना कहीं बस्ती में नजर आई। कोई जानकारी उन्होंने साझा नहीं की शुरू में और सर्च ऑपरेशन समाप्त। 2 घंटे तक सर्च ऑपरेशन चला। उसके बाद सर्च ऑपरेशन राहुल, और देखना होगा किस तरह की भ्रष्टाचार की परतें यहाँ पर खुलती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बहरहाल सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस विभाग में हड़कंप मचा रहा। और अब गैंगस्टर की खैर नहीं, क्योंकि एनआईए ने शिकंजा कस लिया है। बड़ी कार्रवाई की तैयारी है। पंजाब हरियाणा में सक्रिय कई गैंगस्टर के खिलाफ अवैध रूप से जो अर्जित संपत्तियां हैं उनको तलाशा जा रहा है। एनआईए की ओर से पंजाब पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी को खत लिखा गया है। कई गैंगस्टर से संबंधित अवैध प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी मांगी गई है। दरअसल एनआईए दिल्ली, एनसीआर, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के करीब 60 से ज्यादा बड़े गैंगस्टर के खिलाफ उसकी अवैध तौर पर जो अर्जित संपत्ति है, उससे जुड़े हुए सहयोगी हैं, कनेक्शन हैं, उन तमाम हर पहलू को खंगालने में जुटी हुई है। सूत्रों के मुताबिक पंजाब पुलिस ने फिरोजपुर जिले में गैंगस्टर और आतंकवादियों से संबंधित 12 से ज्यादा अवैध प्रॉपर्टी की जानकारी जुटाई है। साथ ही अमृतसर, तरनतारन में करीब 12 से ज्यादा, गुरदासपुर, मोहाली, फाजिल्का और कपूरथला सहित कई इलाकों में गैंगस्टर और आतंकवादियों की अवैध संपत्ति को खंगाला गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज असम के तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन से सुखोई 30 MKI फाइटर जेट से 30 मिनट उड़ान भरी। सुखोई जेट ने सुबह 11:08 पर टेक ऑफ किया। करीब 30 मिनट ये फाइटर प्लेन 11:38 पर लैंड हुआ। मुर्मू से पहले देश के 12वीं राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने भी 2009 में सुखोई में उड़ान भरी थी। सुखोई में उड़ान भरकर प्रतिभा पाटिल ने 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किए थे। पहला, सुखोई में उड़ान भरने वाली किसी देश की पहली महिला राष्ट्रपति और दूसरा किसी देश की सबसे उम्रदराज महिला प्रतिभा पाटिल, जो 74 साल की थी। उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। प्रतिभा पाटिल से पहले आपको याद होगा एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति रहने के दौरान 2006 में सुखोई से उड़ान भर चुके हैं। वो ऐसा करने वाले देश के पहले राष्ट्रपति थे। प्रतिभा पाटिल उनके बाद सुखोई से उड़ान भरती हुई नजर आई और अब द्रौपदी मुर्मू ने ऐसा करा है और इसके साथ वो चौथी हैं, जो कि उनसे पहले आपको याद होगा राष्ट्रपति कोविंद ने भी सुखोई से उड़ान भरी थी। और अब बात पीएम मोदी के मिशन की। दरअसल मिशन साउथ पर है प्रधानमंत्री मोदी और तेलंगाना पहुंचे हुए हैं। हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर गवर्नर
सुंदरराजन ने उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। ये तेलंगाना से आंध्र प्रदेश के लिए दूसरी वंदे भारत ट्रेन है। 3 महीने पहले प्रधानमंत्री ने सिकंदराबाद विशाखापत्तनम वंदे भारत लॉन्च की थी। प्रधानमंत्री ने इसके अलावा आपको बताएं कि 720 करोड़ रुपए की लागत से सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के साथ रेलवे के दूसरे प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास भी किया है। पीएम सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के बाद परेड ग्राउंड भी पहुंचे। यहां से 5 नेशनल हाईवे जो है समेत 11,300 करोड़ की परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई। इसके अलावा एम्स बीवी नगर का शिलान्यास किया गया। उन्होंने जनसभा को भी संबोधित किया। कहा, हमारा मंत्र सबका साथ, सबका विकास और आज का भारत तेजी से इंफ्रा बना रहा है। साथ ही उन्होंने प्रदेश की केसीआर सरकार पर हमला भी बोला। ये तेलंगाना की रेल और रोड कनेक्टिविटी से जुड़े प्रोजेक्ट्स हैं, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े प्रोजेक्ट्स हैं। मैं विकास के इन सभी प्रोजेक्ट्स के लिए आपको, तेलंगाना की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, तेलंगाना को अलग राज्य बने करीब करीब उतना ही समय हुआ है जितने दिन केंद्र में एनडीए की सरकार को हुए हैं। तेलंगाना के निर्माण में, तेलंगाना के गठन में जिन सामान्य नागरिकों ने, यहां की जनता जनार्दन ने योगदान दिया है, मैं आज फिर एक बार कोटि कोटि जनों को आदरपूर्वक नमन करता हूं। तेलंगाना के बाद आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी आज चेन्नई एयरपोर्ट पर भी जाएंगे। दरअसल नए टर्मिनल का उद्घाटन चेन्नई में करना है। प्रधानमंत्री को करीब 3 बजे पीएम मोदी चेन्नई एयरपोर्ट पहुंचेंगे और यहां न्यू टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे। उसके बाद शाम को चेन्नई रेलवे स्टेशन पर चेन्नई कोयम्बटूर वंदे भारत को हरी झंडी दिखाएंगे। बता दें कि 1,260 करोड़ की लागत से बने टर्मिनल भवन में सभी अत्याधुनिक सुविधाएं हैं। It's a very momentous occasion for AI and also Chennai city to have this new terminal. Presently we have terminals T1, T2, T3, T4 which has capacity around 23 million. We demolished T2 terminal in place of which this new terminal has come up. So it was operating between 17 to 18 million and already pre-COVID traffic has gone up to 22 million. So there was a lot of congestion in our old airport. And as you would be knowing, out of 6 metro airports, AI is running 2 only now, Chennai and Calcutta. और देखिए, प्रधानमंत्री मिशन साउथ पर हैं तो वहीं दिल्ली में बीजेपी का महामंथन चल रहा है। जेपी नड्डा के घर पर बीजेपी की बड़ी बैठक चल रही है। कर्नाटक कोर ग्रुप की बैठक चल रही है। उम्मीदवारों को लेकर इसमें मंथन किया जा रहा है। प्रभारी अरुण सिंह समेत तमाम बीजेपी के दिग्गज नेता मौजूद हैं। तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर कर्नाटक कोर ग्रुप की बैठक हो रही है। ये बैठक कर्नाटक चुनाव में उम्मीदवारों को लेकर की जा रही है और बैठक में शामिल होने के लिए बीएस संतोष हैं, प्रभारी अरुण सिंह हैं, येदियुरप्पा, मनसुख मांडविया और प्रहलाद जोशी, तमाम दिग्गज नेता जेपी नड्डा के घर पहुंचे हुए हैं महामंथन उम्मीदवारों को लेकर। और एनसीपी के नेता शरद पवार ने हिंडनबर्ग केस में विपक्ष की जेपीसी की मांग को बेकार बताया है। पवार का कहना है कि जेपीसी में सत्तारूढ़ पार्टी का बहुमत होता है, उससे सच्चाई सामने नहीं आने वाली। इस मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ही सही विकल्प है। उधर कांग्रेस ने शरद पवार के बयान से खुद को अलग कर लिया। कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश का कहना है कि उनके अपने विचार हो सकते हैं, लेकिन 19 पार्टियां इस पर एक मत हैं कि पीएम मोदी से जुड़े अडानी ग्रुप का मुद्दा बहुत गंभीर है। या पक्षाच्या सभासदांची संख्या अधिक आहे त्यांना अधिक जागा मिळतात. आता उदाहरणार्थ 21 लोकांची जेपीसी असेल तर त्याच्यामध्ये 15 लोक हे
सत्ताधारी पक्षाचे म्हणजे भाजप पक्ष असते आणि 6 ते 7 लोक अपोजिशनचे असतात. तर ज्या कमिटीमध्ये अपोजिशनचे लोक इतके कमी आणि सत्ताधारी पक्षाची संख्या इतकी अधिक, याचा अर्थ याची चौकशी नीट करावी अशी आपली अपेक्षा आहे. या संवेदनेची शंका व्यक्त करायला संधी आहे. और एमपी में आए 2 बयानों से घमासान शुरू हो गया है. पहला बयान आया है लड़कियों के पहनावे पर, तो दूसरा बयान मॉडर्न एजुकेशन पर. बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने लड़कियों के कपड़ों को लेकर विवादित बयान दिया है. इंदौर में हुए एक कार्यक्रम का वीडियो सामने आया है जिसमें विजयवर्गीय कहते हुए नजर आ रहे हैं कि लड़कियां इतने गंदे कपड़े पहनकर निकलती हैं कि महिलाओं को देवी बोलते हैं हम लोग और उनमें देवी का स्वरूप ही नहीं दिखता. बिल्कुल सुप्रखा लगती हैं. सच में अच्छा सुंदर भगवान ने शरीर दिया है. जरा अच्छा कपड़ा पहनो. बच्चों में आप संस्कार डालिए. मैं बहुत ही चिंतित हूं. वहीं भोपाल में कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने मॉडर्न एजुकेशन पर सवाल उठाए. लड़कियां भी इतने गंदे कपड़े पहन के निकलती है कि अपन महिलाओं को देवी बोलते हैं. उनमें देवी का स्वरूप नहीं दिखता. बिल्कुल सुपर्णखा लगती है एकदम. सच में अच्छे सुंदर भगवान ने शरीर दिया है. तो जरा अच्छे कपड़े पहनो यार. बच्चों को आप संस्कार डालिए. मैं बहुत चिंतित हूँ. इंदौर हर बात में नंबर 1 है. उधर मॉडर्न एजुकेशन पर सवाल उठाए हैं कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने और ऐतराज जताया. मॉडर्न एजुकेशन पर सवाल उठाए. स्कूल में फिल्मी गाना क्यों बजाना है, ये कहना है उनका. मॉडर्न एजुकेशन बच्चों के चरित्र को बर्बाद कर रही है. स्कूल कॉलेज में बॉलीवुड के गानों पर डांस बंद होना चाहिए. सुनिए. आज की मॉडर्न एजुकेशन हमारे बच्चों के चरित्र को बर्बाद कर रही है. ये मुझे कहते हुए कोई भी भय नहीं है. तो मुझे एक आग्रह करना है भारत सरकार से. स्कूल और कॉलेजों में बॉलीवुड के गानों पर हमारी बहन बेटियों को नाचने का कार्यक्रम बंद होना चाहिए. किसी भी स्कूल में, किसी भी कॉलेज में बॉलीवुड के गानों पर हमारी बेटियां नहीं नाचेंगी. वो विद्या का मंदिर है जिसे ये लोग अशुद्ध कर रहे हैं. अपने गंदे विचारों से अशुद्ध कर रहे हैं. चलिए बढ़ते हैं आगे. दिल्ली में आज एक प्लास्टिक के गोदाम में आग लग गई. आग की सूचना पाकर 2 दर्जन से ज्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची. आग बुझाने की कोशिश की गई. आग की चपेट में कई दुकानें तक आ गई. करोड़ों रुपए का नुकसान यहां पर हुआ है. वहीं हादसे में अच्छी बात ये रही कि किसी के जनहानि की खबर नहीं है. उधर उदयपुर में भी अग्नितांडव देखने को मिला जहां दुकान में भीषण आग लग गई और दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया. लाखों का नुकसान बताया जा रहा है. हालांकि फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया. फतेहपुरा इलाके की एक घटना जहां पर देखिए किस तरह से दुकान धू धू कर जलने लगी. और अब बात करते हैं बाड़मेर की जहां से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई. पहले तो एक दलित महिला से रेप किया गया और फिर केमिकल डालकर उसे जला दिया गया ताकि वो अपना जुबान ना खोल पाए. अब उस महिला की इलाज के दौरान मौत हो चुकी है. घटना पचपदरा थाने क्षेत्र के भागुड़ी गांव की ठाणी की है. महिला की मौत के बाद पूरे इलाके में जबरदस्त गुस्सा देखने को मिल रहा है. बीजेपी ने इस घटना को लेकर प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है. बीजेपी की मांग है कि इस पूरे प्रकरण में जो भी दोषी हो उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए. सारे पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग भी की गई है. हालांकि पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. उससे पूछताछ की जा रही है. कल दिनांक 7 अप्रैल को पुलिस थाना पचपदरा पे एक लिखित रिपोर्ट परिवादिया के परिजनों ने प्रस्तुत करी थी
जिसका मजमून कुछ इस प्रकार का था कि जो मृतका हैं वो 6 अप्रैल को घर पर अकेली थीं, जिस समय उनका पड़ोस में निवासरत एक आरोपी शकूर खान जो है वो उनको अकेला देखकर घर पे आया, उनके साथ बलात्कार कर रहा था और जिस पर उन्होंने शोर मचाया तो आस पड़ोस से कुछ औरतें इकट्ठी हुई। मजमून में ये भी लिखा था कि वह अपने साथ थिनर जैसा कोई पदार्थ, ज्वलनशील पदार्थ साथ लेकर आया था, जिसको उसने पीड़िता के ऊपर डालकर और जलाने का प्रयास किया। पीड़िता क्योंकि मजरूह थी तो परिजन उसको तत्काल बालोतरा में स्थित एक प्राइवेट अस्पताल में प्राथमिक उपचार के लिए ले गए, जहां पर पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी थी। क्योंकि चोटें ज्यादा लगी थी, बर्न ज्यादा था, इसलिए उस प्राइवेट अस्पताल से जोधपुर रेफर किया। वहीं देखिए, इस मामले में सियासत भी तेज हो गई। कैलाश चौधरी का बयान सामने आया है। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री गहलोत को इस पर ध्यान देना चाहिए। तमाम जो भी मांगे पीड़ित परिवार की तरफ से की गई हैं उन्हें पूरा किया जाए। आपराधिक घटनाओं को रोकने में गहलोत सरकार नाकाम रही है, ये कह रहे हैं कैलाश चौधरी। निर्मम घटना बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हुई है, जितनी निंदा करें उतनी कम है। और जिस तरह से एक बहन के साथ में इस तरह से बलात्कार करके और उसको जलाने की कोशिश करके और उसको मार दिया गया, मैं तो ये कहना चाहता हूं ऐसे दुष्टि का तो तुरंत प्रभाव से कार्रवाई होनी चाहिए और उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। और ये दुखी परिवार है पूरा, हम उनके साथ हैं। लेकिन उसने जिस तरह से, ये एक घटना नहीं है, पूरे प्रदेश के अंदर बार बार ऐसी घटनाएं हो रही है और ऐसे जो लव जिहाद की घटनाएं प्रतिदिन जो हो रही है और उसी का ये एक उदाहरण। वहीं गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी कांग्रेस पर हमला बोला। उनका कहना है कि कांग्रेस आकंठ तुष्टीकरण में डूबी हुई है। राजस्थान में महिलाओं की इज्जत खतरे में आ गई है। राजस्थान में जिस तरह के हालात पिछले 4.5 साल से हैं, ये राजस्थान में कोई पहली घटना नहीं है। घटना निश्चित रूप से हृदय विदारक है, विभत्स भी है। एक दलित महिला के घर पे एक मुस्लिम व्यक्ति दिन दहाड़े घुसता है, उसके साथ बलात्कार करता है। महिला द्वारा प्रतिरोध करने पर, हल्ला मचाने पर पड़ोस की महिलाएं, पड़ोस के घर से महिलाएं निकल करके आती हैं और वो उनके उस महिला पर, पीड़िता पर थिनर या कोई केमिकल डाल करके आग लगा करके उसकी हत्या करने का प्रयास करता है। तो बीजेपी इस मामले को लेकर लगातार गहलोत सरकार पर हमलावर है। और देखिए, राजेंद्र राठौर ने भी सरकार पर बरसते हुए कहा कि हर सप्ताह राजस्थान में निर्भया कांड हो रहा है। बालोतरा की घटना सरकार के माथे पर एक कलंक है। आज बालोतरा की घटना एक बार फिर लोमहर्षक घटना के रूप में सामने आई। 24 घंटे तक पीड़िता को हॉस्पिटल में उस मरी हालत में ले जाकर मरणशील हालत में भर्ती कराएगा, पर एफआईआर दर्ज नहीं करना। राजस्थान में हर सप्ताह एक निर्भया कांड आकार ले रहा है। ये सरकार के माथे पर कलंक है। सरकार न जाने किसकी सरपरस्ती में ऐसे दुर्दांत अपराधियों पर तुरंत कार्रवाई, एफआईआर दर्ज करने की कार्रवाई नहीं करती। ऑनलाइन एफआईआर की दर्ज करने का दावा बढ़ने वाली सरकार का असली चेहरा बालोतरा बाड़मेर की घटना से सामने आ गया। वही देखिए किस तरह से सियासत गर्म है, तो उधर ग्राउंड पर क्या कुछ चल रहा है ये भी अपने दर्शकों को बता दें कि जोधपुर में महिला की मौत के मामले में मोर्चरी के बाहर धरना जारी है। जोधपुर महिला की मौत का मामला, बाड़मेर में महिला से दुष्कर्म कर जिंदा जलाने का ये पूरा मामला है। मोर्चरी के बाहर इस वक्त विधायक मदन प्रजापत भी मौजूद हैं जो धरना दे रहे हैं। मनीषा पवार भी पहुंची हुई हैं। एमजीएच मोर्चरी परिजनों के साथ लगातार वार्ता वहां पर किया जा रहा है। 1 करोड़ का मुआवजा, सरकारी नौकरी देने की मांग दरअसल परिजन कर रहे हैं और उसी को लेकर ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। पचपदरा थाना क्षेत्र जिला बाड़मेर का ये प्रकरण है। इसमें प्रकरण दर्ज कर लिया गया है, इन्वेस्टिगेशन जारी है। मुलजिम को अरेस्ट कर लिया गया है और यहाँ बॉडी है, इसका पीएम करवाने के प्रयास किए जा रहे हैं। परिजनों से समझाइश की जा रही है। तो परिजन क्या पीएम करवाने से मना कर रहे हैं क्या? परिजन अपनी कोई डिमांड्स को लेकर के कह रहे हैं हमें मुआवजा दिया जाए, तो वो वार्ता की जा रही, समझाइश की जा रही। घटना हुई है, महिला को रेप करके अब आप जोधपुर पहुंचे, उनकी डेथ हो गई, क्या मांग कर रहे हैं परिजन और आप भी यहाँ पर परिजनों के साथ पहुंचे? ये घटना अपने आप में बड़ी दुखद घटना है।
ये मामूली बात नहीं है। जो परसों की घटना है और परसों राजकीय हॉस्पिटल बालोतरा लाई और इनको जोधपुर रेफर कर दिया और उसके बाद में परिवार जोधपुर नहीं आके प्राइवेट हॉस्पिटल में शुभ साफ चला गया। कल शाम को हमें मालूम पड़ा, हम गए और हाथों हाथ रेफर कराया कि भाई जोधपुर में व्यवस्था है, यहाँ व्यवस्था ही नहीं है तो लेके क्यों बैठे हो। और भगवान से कामना करते हैं कि इनकी जिंदगी बचे। चलिए बढ़ते हैं आगे। यूपी में रामपुर जिले के स्वार क्षेत्र के कई गांव में आतंक का पर्याय बन चुका तेंदुआ पिंजरे में कैद कर लिया गया है। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, तेंदुआ को अपने साथ लेके गई। इस बीच तेंदुआ उसके जाने के बाद क्षेत्रीय जनता ने राहत की सांस ली है। जब पिंजरे में कैद हुआ तो लोगों के लिए मनोरंजन का साधन बन गया। ग्रामीणों ने उसके साथ सेल्फी लेना भी शुरू कर दिया। हालांकि इस दौरान तेंदुआ गुर्राया दहाड़ा, जिससे लोग डरते भी नजर आए। और अब बात कोरोना की करते हैं, चूंकि कोरोना का कहर लगातार देश भर में तेज होता हुआ नजर आ रहा है। कोरोना के 24 घंटे के अंदर 6,155 नए मामले सामने आए हैं और साथ ही पॉजिटिविटी रेट 5% के पार पहुंच चुका है। अप्रैल का डेटा एक बार फिर टेंशन बढ़ा रहा है। देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे की बात करें तो कोरोना के 6,000 से ज्यादा मामले सामने आए। इसके बाद सक्रिय मामलों की संख्या देखिए 31,000 के पार पहुंच चुकी है। तो कुल मिलाकर बढ़ता कोरोना का ग्राफ एक बार फिर लोगों को सतर्क और सावधान रहने के लिए कह रहा है। भारत में लगातार कोरोना का जो खतरा है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर पूरे भारत में कोरोना के केस की बात करें तो 6,000 से ज्यादा जो केसेस हैं वो फिर से रिकॉर्ड किए गए हैं। हालांकि पिछले 24 घंटे में पूरे भारत में 6,155 कोरोना के केसेस को रिकॉर्ड किया गया है। हालांकि इस पूरे मामले में स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से एक बड़ी बैठक हुई है और सभी राज्यों के मुख्य सचिव और साथ ही साथ वहां के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं उनको बताया गया है कि राज्यों में कोरोना के मद्देनजर सभी जो फिलहाल सख्त कदम हैं उनको उठाने की आवश्यकता है। हालांकि अगर इस पूरे मामले में रिकवरी रेट की बात करें तो पूरे भारत में 0.3। अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई बीकानेर रेंज में दिखाई दी है। खाकी का जबरदस्त एक्शन देखने को मिला है। बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू में एक साथ एक्शन हुआ है। आर्म्स, एनडीपीएस, आबकारी मामलों में पुलिस ने कार्रवाई की है। बीकानेर में 50 बदमाश हत्थे चढ़े। आपको बता दें कि हनुमानगढ़ में ही 91 अपराधी गिरफ्तार हुए हैं। उधर चूरू में 100 जगह दबिश डाली गई, 200 बदमाश अरेस्ट किए गए। श्रीगंगानगर की बात करें तो यहां पर पुलिस ने 200 अपराधियों को दबोच लिया है। भारी मात्रा में इसके साथ साथ अवैध मादक पदार्थ और हथियार भी जब्त किए गए हैं। तो अपराधियों के खिलाफ लगातार धरपकड़। बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू में एक साथ पुलिस का यह एक्शन, जिसमें आर्म्स, एनडीपीएस और आबकारी मामलों में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कई बदमाशों को धर दबोचा। बीकानेर में देखिए 50 बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। हनुमानगढ़ की बात करें तो यहां पर 91 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ चूरू में 100 जगह दबिश दी गई और 200 बदमाश अरेस्ट किए गए। श्रीगंगानगर में भी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 200 अपराधियों को धर दबोचा। मनीष दाधीश हमारे संवाददाता बीकानेर से इस खबर पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मनीष, एक साथ कई जगह पर एक्शन, क्या कुछ अपडेट? जाहिर तौर पर अपराधियों में एक जबरदस्त हड़कंप मचा हुआ होगा। जी निश्चित तौर पर बीका रेंज जो रेंज है यहाँ पर सभी चारों जिलों में पुलिस ने एक साथ सुबह 4 बजे दबिश दी थी। लगभग चूरू जिले की बात की जाए तो 100 जगह पर दबिश डाली गई है, 200 बदमाशों को पकड़ा गया है। वहीं बीकानेर में 50 बदमाश अभी तक पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। श्रीगंगानगर में 200 अपराधियों को पुलिस ने दबोचा है। सबसे बड़ी बात जो रेंज आईजी ओम प्रकाश उन्होंने बताया है कि आर्म्स, एनडीपीएस और आबकारी के मामलों में पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है। 520 टीम में 3,600 से ज्यादा पुलिस कर्मियों ने 1,240 जगह पर एक साथ छापा मारा था, रेड मारी थी। और इस छापे के दरमियान जितने भी संगठित अपराध में शामिल रहे बदमाश थे उन सबको पकड़ा गया है। चलिए मनीष, नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो जबरदस्त एक्शन पुलिस का यहाँ पर नजर आ रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में कांग्रेस के पूर्व नेता और भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालचारी के परपोते CR केसवान बीजेपी में शामिल हो गए।
दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री पाक जिन भारत के दौरे पर आए हुए हैं। आज उन्होंने राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। विदेश मंत्री पाक जिन ने राजघाट पहुंचकर पुस्तिका पर हस्ताक्षर भी किए और दरअसल पाक 2 दिवसीय भारत दौरे पर हैं। राजघाट पहुंचने के बाद पाक जिन ने कहा कि मैंने 27 साल पहले भारत का दौरा किया था और वो मेरी पहली भारत यात्रा थी। मैं हमेशा उनके सत्याग्रह के उद्देश्यों की सराहना करता रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि हम भारत के साथ मिलकर कूटनीतिक योगदान दे सकते हैं जो कोरिया को विशेष रणनीति का साझेदार बनाएगा। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले के सानासर में ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन किया गया है। एलजी मनोज सिन्हा ने उद्घाटन समारोह से पहले पूरे गार्डन का निरीक्षण भी किया। तस्वीरें आपके सामने। इस दौरान उन्होंने विभिन्न विभागों के द्वारा लगाए गए स्टॉल का जायजा भी लिया। ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन करने के बाद समारोह को संबोधित करते हुए एलजी ने कहा, 3 साल पहले जम्मू संभाग में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो कदम उठाए गए थे, अब सनासर का ट्यूलिप गार्डन एक अहम जगह बन गया है और ये ट्यूलिप गार्डन पर्यटकों के लिए एक नया अनुभव होगा। और इसी के साथ दोपहर की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ।